Hello students, this is Dr. Azmutur Rahman. I am very glad to say that you all are responding on my channel and giving reply in comment box. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि साइंस को कितने ब्रांचेज में बांटा गया। उन सब ब्रांचेज में नेचुरल साइंस को दो पार्टों में बांटे थे हम लोग, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। लाइफ साइंस को फिर हम लोगों ने तीन भागों में बांटा था, एनिमल, प्लांट और मिनरल्स के बारे में। पर किसी किसी बुक में ये दिया रहता है कि उन तीनों ब्रांचेज को सब डिवीज़न करके और सब ब्रांचेज में बांटा गया है, जैसे एनाटॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, बोटेनी, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जूलॉजी, इन सब क्लासेस में बांटा गया है। ये जितने सारे ब्रांचेज है वो सारे के सारे ब्रांचेज उन तीनों ब्रांचेज में से निकलते जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइंस के बारे में। लाइफ साइंस यानी जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं। क्यों कहते हैं बायोलॉजी, कैसे इसको डिफ़ाइन किया गया, कहाँ से शुरुआत हुआ, इसमें कौन कौन लोग थे जो क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए और इसमें क्या क्या पढ़ाई करते हैं हम लोग, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। प्लीज़ बने रहिए आप लोग। लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी अगर इसको डिफ़ाइन किया जाए तो ऐसे किया जाएगा कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग एंड देयर वाइटल प्रोसेस। It deals with morphology, anatomy, physiology, behavior and distribution। मतलब कि लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करना और उसके मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर और डिस्ट्रीब्यूशन यानी विस्तार या विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम इसके हिस्ट्री के बारे में चलें, लगभग 3000 से 1200 BCE में एंशियंट इजिप्शियन और मेसोपोटामियंस वो लोग हैं जो लोग होया करते थे, जो लोग वेस्ट एशियन होया करते थे, वो लोग मेसोपोटामियंस कहलाते थे। तो वो लोग एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन में काफ़ी योगदान दिया था। फिर बाद में एंशियंट ग्रीक फिलोसफर जो थे उसको सीरियसली जानने के लिए इन्फ्लुएंस किया और इसका नाम बायोलॉजी रखा। यह बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, बायोस यानी लाइफ और लोगोस यानी स्टडी। तो बायो यानी लाइफ और लोगोस यानी स्टडी, तो इसलिए इसको कहा गया लाइफ स्टडी। तो इसी दोनों बायो और लोगोस को मिला करके बायोलॉजी रखा गया, जिसका मतलब स्टडी ऑफ लाइफ, कि सजीव चीज़ के बारे में पढ़ना यानी अध्ययन करना। बायोलॉजी की दुनिया में अगर अरस्तु का नाम भूल जाए तो ये हो नहीं सकता। अरस्तु साहब जो ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने बायोलॉजिकल लाइफ में, बायोलॉजी के अध्ययन में बहुत सारा नॉलेज दिया, बहुत कुछ बताया। बाद में थियोफ्रेस्टस बायोलॉजी और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के बारे में जानकारी देते हुए उसका उत्तराधिकारी बना और पौधों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी। फिर बाद में एंटोइन लीवेनहुक माइक्रोस्कोप की दुनिया में बहुत ही इम्प्रूवमेंट लाया। फिर उसके बाद स्कॉलर्स ने इन्फ्लूजोरिया, स्पर्मेटोजोआ, बैक्टीरिया और डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोस्कोप के लाइफ में खोज किया। कि हम लोगों ने बताया, डिस्कस किया कि एंटोइन लीवेनहुक ये नाम आया, और इस नाम को आते ही एक सवाल दिमाग में तो ज़रूर बनता है। वो सवाल ये है आप लोगों से कि ये एंटोइन लीवेनहुक का काम सेल के थियोरी में क्या था। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लीवेनहुक से पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया में सेल थ्योरी पब्लिश किया, और वो जिस सेल पे स्टडी किया वो सेल डेड सेल था और वो सेल कोक सेल था। बस इतना करते हुए 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक अपना नाम सबसे पहले दर्ज किया सेल के स्टडी पे। फिर कुछ सालों बाद 1674 ईस्वी में अलगी पे काम करते हुए एंटोन वैन लीवेनहुक ने ये बताया कि सेल लिविंग बॉडी में मिलता है और वो अलाइव भी होता है, जिंदा भी होता है। इतना कहते हुए लीवेनहुक ने अपना योगदान दिया, और इस लिविंग सेल को खोज करते हुए लीवेनहुक ने जिस माइक्रोस्कोप पे किया, उस माइक्रोस्कोप को उन्होंने खुद बनाया था, और साथ साथ में उन्होंने माइक्रोस्कोप की दुनिया में भी बहुत ही क्रांति ला दी। कुछ सालों बाद 1838 ईस्वी में प्लांट साइंटिस्ट मैथ्यूस स्लाइडेन और एनिमल साइंटिस्ट थियोडर स्वान जिंदा सेल को एनिमल और प्लांट टिश्यू में देखा। फिर उसके 19 साल बाद रुडोल्फ विर्काउ सेल थियोरी में कंट्रीब्यूशन देते हुए बताया कि
एक सेल किसी दूसरे पुराने सेल से बना होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें सेल डिवीज़न होता है। फिर उसके बाद क्या था, सेल डिवीज़न के थ्योरी में फिलोसफर्स का ध्यान ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगा। फिर कुछ सालों बाद 1878 में स्लाइचर ने कैरियोकाइनेसिस को इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके कुछ सालों बाद ही 1887 में लाइटरमैन ने साइटोकाइनेसिस में थ्योरी दिया और साइटोप्लाज्म के चेंजेस के बारे में बताया। सेल डिवीज़न को कॉमनली दो भागों में बांट सकते हैं, डायरेक्ट डिवीज़न और इनडायरेक्ट डिवीज़न। डायरेक्ट सेल डिवीज़न में सेल बॉडी सिंपल मास डिवीज़न में दो पार्ट में बढ़ता है, जिसको हम अमाइटोसिस कहते हैं या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कह सकते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट डिवीज़न में न्यूक्लियस में कॉम्प्लिकेटेड चेंजेस आता है, फिर बाद में दो डॉटर न्यूक्लियाई बनता है। इसी तरह से बहुत सारे फिलोसफर्स ने अपना बहुत ही अहम योगदान दिया है और अपना नाम साइंस और लाइफ साइंस की दुनिया में रोशन किया। इन्हीं लोगों की मदद से आज मेडिकल सिस्टम हमारा इतना एडवांस हो गया है कि आज आसानी से किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है। स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और मैंने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर दे सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। और आगे आप लोगों को आपके सिलेबस में से जिस भी टॉपिक में पढ़ाई करना हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी नया टॉपिक आए तो आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।